रवि ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता की अचानक मौत उसे ऐसी जगह खींच लाएगी जहां जाना तो दूर। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। दिल्ली में पला बड़ा, कॉरपोरेट जॉब करता था। जिंदगी मशीनों जैसी थी, सुबह उठना, ऑफिस जाना, देर रात लौटना। लेकिन पिता की मौत के बाद वकील ने बताया कि पहाड़ों में स्थित उनके पैतृक घर की सारी जिम्मेदारी अब रवि पर आ गई है। वह घर उसके दादाजी का था, गंगोत्री रोड पर, एक सुनसान गांव के ठीक बाहर, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां और घने देवदार के जंगल थे। रवि बचपन में कभी वहां नहीं गया था। पिता हमेशा टाल जाते थे, वो घर अब रहने लायक नहीं और वहां का माहौल अच्छा नहीं। लेकिन अब वकील ने कहा, उस घर को बेचना हो तो आपको खुद जाकर देखना होगा। कागजात पर आपके साइन जरूरी हैं। रवि ने छुट्टी ली और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रात के 8 बजे वह टैक्सी से गांव पहुंचा। बर्फीली हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। ड्राइवर गांव के चौक पर ही रुक गया। साहब, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। रवि ने हैरानी से पूछा, क्यों? घर तो यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है। ड्राइवर की आंखों में डर तैर गया। साहब, उस रास्ते पर रात को कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और आपका पुराना हवेली जैसा घर, वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं। रवि ने सोचा, आदमी शायद अंधविश्वासी है। उसने सामान उठाया और पैदल निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखें ठंडी हवा में चीखती सी हिल रही थीं। चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर गिर रही थी। बर्फ की परत जमीन पर चमक रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई पीछे चल रहा है। कदमों की हल्की आहट। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, तुम्हारा वहम है। करीब आधे घंटे बाद वह घर पहुंचा। सामने खड़ी पुरानी हवेली देखकर उसके कदम रुक गए। काले पत्थरों से बनी 3 मंजिला इमारत, टूटी खिड़कियां, जंग लगे लोहे का गेट और दीवारों पर उगी काई। घर के चारों ओर घना सन्नाटा। रवि ने गेट खोला। जोर की चरमराहट हुई। अंदर घुसते ही सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। अंदर का हॉल धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। एक तस्वीर देखकर रवि सिहर गया। उसके दादाजी की श्वेत श्याम तस्वीर, लेकिन आंखें अजीब तरह से चमकती हुई लग रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी। रवि ने सोचा, पहले ऊपर जाकर एक कमरा देख लूं। सीढ़ियां चरमराती हुई थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, दाईं ओर का कमरा खोला। कमरा ठंडा और बदबूदार था, लेकिन थका हुआ रवि बिस्तर पर लेट गया। मोबाइल की टॉर्च बंद की और आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में नींद में जाने से पहले उसे लगा कि कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा है, तुम वापस क्यों आए? रवि ने तुरंत आंखें खोली। अंधेरा, कोई नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर से उठा और लाइट जलाने की कोशिश की। बत्ती सालों से बंद थी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और उसी के साथ खिड़की के शीशे पर जमी धुंध में कुछ लिख गया था, यह घर तुम्हारा नहीं। रवि हक्का बक्का खड़ा रह गया। रवि खिड़की की ओर दौड़ा। बर्फीली हवा उसके चेहरे पर चुभ रही थी। उसने धुंध पर लिखे शब्दों को फिर देखा, यह घर तुम्हारा नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने शीशे को हाथ से पोंछा, लेकिन जैसे ही उसने हटाया, अक्षर फिर से अपने आप उभर आए। उसने खुद को समझाया, शायद नींद में वहम हो गया है। ठंडी हवा और थकान के कारण दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन भीतर कहीं उसे यकीन नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। पूरी रात करवटें बदलते बीती। कभी उसे लगा कि फर्श पर किसी के भारी जूतों की आहट है, कभी लगा कि छत से कोई धीरे धीरे सरक रहा है। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आई तो रवि ने चैन की सांस ली। गांव में अजीब चुप्पी। वह सामान लेकर नीचे आया और चाय बनाने के लिए बाहर गया। गांव बाजार तक पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था। लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे किसी अजनबी को नहीं बल्कि किसी पुराने गुनहगार को देख रहे हों। रवि ने एक दुकान वाले से पूछा, भैया यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? दुकानदार ने बस इतना कहा, आप हवेली में ठहरे हैं? रवि ने सिर हिलाया। दुकानदार का चेहरा एकदम उतर गया। उसने बिना जवाब दिए पीठ मोड़ ली। रवि को गुस्सा आया। उसने दूसरी तरफ कोशिश की, लेकिन हर जगह वही हाल, लोग उससे कतराने लगे। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी मिला जो सड़क किनारे लकड़ी काट रहा था। उसने हंसते हुए कहा, बेटा तुम वहाँ क्यों ठहरे हो? वो घर तो बरसों से उसके कब्जे में है। रवि चौंक गया, किसके कब्जे में? बूढ़ा आदमी रहस्यमय मुस्कान देकर बोला, रात को तुम्हें खुद पता
पता चल जाएगा। शाम होते होते रवि वापस घर लौटा। उसने तय किया कि कागजात लेकर जल्दी से जल्दी इस हवेली को बेच देगा। पर रात होते ही अजीब घटनाएं फिर शुरू हुई। पहले तो सीढ़ियों पर किसी के उतरने चढ़ने की आवाजें आईं। जब रवि ने देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर हॉल में टंगी पुरानी घड़ी अपने आप चल पड़ी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं और हर टिक टिक के साथ पूरा घर गूंजने लगा। रवि के कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हारे खून में वही है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वह आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी, मानो दर्जनों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। रवि डरकर ऊपर अपने कमरे की ओर भागा। दरवाजा बंद किया, लेकिन अचानक उसने देखा कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक नाम उभर रहा था, माधव। रवि कांप उठा। यह नाम उसने कभी नहीं सुना था। तभी कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी डायरी पर नजर पड़ी। वह धूल में ढकी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम माधव है, मैं इस घर का आखिरी रहवासी हूँ और मैं अब इंसान नहीं रहा। रवि की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ गई। रवि ने धड़कते दिल से डायरी उठाई। उसके पन्नों में बासी गंध और किसी अजीब सी नमी थी, जैसे बरसों से उसे किसी ने खोला ही न हो। पहला पन्ना फिर से पढ़ा, मेरा नाम माधव है, मैं इस घर का आखिरी रहवासी हूँ और मैं अब इंसान नहीं रहा। रवि का गला सूख गया। उसने अगला पन्ना पलटा, सन 1962, मैं माधव प्रसाद, इस हवेली का वारिस। मेरे पिता ब्रिटिश काल के जमाने में यहाँ बड़े जमींदार थे। इस हवेली में शान थी, नौकर थे, ऐश्वर्य था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मैंने हवेली के तहखाने में वह कमरा खोला जिसे सदियों से बंद रखा गया था। रवि की आंखें फैल गईं। उस कमरे की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। मेरे पिता ने बचपन में चेतावनी दी थी कि वहाँ कभी मत जाना, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे मजबूर किया। संदूक खोलते ही मुझे एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, अगर किसी इंसान को अमरता चाहिए तो उसे अपने ही खून का बलिदान करना होगा। मैंने वह मंत्र पढ़े और उसी रात हवेली में पहली मौत हुई। एक नौकर बिना सिर के मिला। रवि के हाथ कांपने लगे। बाहर हवा जोरों से चल रही थी। खिड़कियां अपने आप बंद खुलने लगी। रवि को लगा मानो दीवारें भी उसकी हर धड़कन सुन रही हों। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। धीरे धीरे हर रात हवेली में चीखें गूंजने लगी। नौकर भाग गए। गांव वाले इस घर से दूरी बनाने लगे। लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़ना नहीं छोड़ा। उसमें लिखा था, अपने वंशजों का खून ही तुम्हें इस दुनिया से बांधे रखेगा। और तभी से मैं इस घर से बंध गया। मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा अस्तित्व इस हवेली से मिट नहीं सकता। मेरा खून मेरे बाद आने वालों में बहेगा और मैं उन्हें कभी जाने नहीं दूंगा। रवि की रूह कांप गई। उसके हाथ से डायरी गिर गई। उसके दिमाग में अचानक वह खिड़की पर लिखा वाक्य गूंजा, यह घर तुम्हारा नहीं, मतलब माधव उसका ही पूर्वज था। रवि ने घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बजे थे। तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। धम धम धम। रवि ठिठक गया। किसकी हिम्मत थी कि इस वीरान जगह रात को आए। उसने दरवाजा नहीं खोला, पर दस्तक और जोर से होने लगी। फिर अचानक सब चुप। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने कमरे के भीतर देखा। दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ा एक काला साया साफ दिखाई दे रहा था। साया धीरे धीरे अंदर आया, बिना दरवाजा खोले, और कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर बोला, तुम मेरे खून से जन्मे हो, अब मेरे साथ रहोगे। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। रवि की आंखें उस साये पर जमी थीं। वह साया धुएं की तरह काला था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कमरे में ठंड अचानक और बढ़ गई। रवि लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसकी आवाज कांप रही थी। तब तुम कौन हो? साया मुस्कुराया और उसकी आवाज गूंजी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं माधव हूँ, वही जिसने इस घर को अपने खून से बांधा है, और तू मेरा ही वंशज। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा, वह चिल्लाया। साया ठहाका मारकर हंसा। कोई यहाँ से नहीं जाता, जो इस हवेली का है वह यहीं दफन होता है। यह कहते ही साया अचानक गायब हो गया। हवेली का तहखाना। रवि ने रात भर नींद नहीं ली। सुबह होते ही उसने बैग उठाया और हवेली से बाहर
बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसने देखा गेट पर मोटी लोहे की जंजीरें लिपटी थीं, जबकि कल रात वे नहीं थीं। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया पर गेट हिला तक नहीं। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, अगर जाना है तो तहखाने से गुजरना होगा। रवि ठिठक गया, वह तहखाना जिसके बारे में डायरी में लिखा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अंधेरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाना नम और सीलन से भरा था। दीवारों पर मशालें जली हुई थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें जलाया है। बीच में वही लोहे का संदूक रखा था जो माधव ने खोला था। रवि डरते हुए पास गया। संदूक के चारों ओर लाल रंग से बने अजीब चिन्ह थे। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली होने लगी। उसने नीचे देखा, वह खून था और खून में धीरे धीरे कंकालों की उंगलियां ऊपर आने लगी। रवि चीख पड़ा और पीछे हट गया। अचानक तहखाने में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में वही साया उभर आया। इस बार उसका चेहरा साफ था, एक बुजुर्ग आदमी का जिसकी आंखें खोखली थीं और चेहरा आधा सड़ चुका था। वह आगे बढ़ा और गरजती आवाज में बोला, तू यहाँ से तभी जाएगा जब अपना खून देगा। रवि कांपते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। माधव का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तहखाने की दीवारें हिलने लगी, मशालें एक एक करके बुझ गईं। अब बस अंधेरा और सन्नाटा था और रवि की घबराई हुई सांसें। अंधेरे में अचानक एक और आवाज आई पर वह माधव की नहीं थी। वह धीमी लेकिन साफ थी, रवि अगर बचना है तो संदूक खोल। रवि ने डरते डरते संदूक खोला। अंदर एक पुरानी रक्तरंजित तलवार रखी थी। तभी माधव का साया और जोर से गरजा, उस तलवार से मत छूना, वह मेरे बंधन की चाबी है। रवि को सब समझ आ गया, अगर इस तलवार का संबंध माधव के शाप से है तो यही उसे मुक्त भी कर सकती है। उसने कांपते हाथों से तलवार उठाई। तलवार ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ी, हवेली की दीवारों में गूंजने वाली आवाजें और तेज हो गईं। माधव चीख पड़ा, नहीं, तू मेरे खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। साया तलवार की ओर झपटा। रवि ने आंखें बंद करके पूरी ताकत से तलवार घुमा दी। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख हवेली में गूंजी और फिर सन्नाटा। रवि का पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूट गई, लेकिन उसने साफ महसूस किया यह खत्म नहीं हुआ था। तहखाने की ठंडी हवा में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद माधव का अंत हो चुका है, लेकिन तभी दीवारों से धीरे धीरे खून रिसने लगा और हर बूंद के साथ हवेली में चीखों की गूंज उठने लगी। रवि ने कांपते हुए ऊपर की ओर देखा। दीवार पर छायाएं रेंग रही थीं, जैसे दर्जनों अदृश्य लोग वहां बंधे हों। और फिर अंधेरे में वही आवाज फुसफुसाई, तलवार ने मुझे खत्म नहीं किया, तूने मुझे और मजबूत कर दिया है। रवि का गला सूख गया। वह समझ चुका था यह हवेली सिर्फ माधव की नहीं बल्कि उन सब की आत्माओं का कारागार थी जिन्हें उसने बलि चढ़ाया था। रवि भागकर ऊपर पहुंचा। हवेली हिल रही थी, जैसे जमीन से उखड़ जाएगी। कमरों की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। पुराने फोटो फ्रेम से बाहर गिरकर टूट रहे थे। हर फोटो में वही चेहरा था, माधव का, लेकिन हर बार और भी भयानक रूप में। हॉल की घड़ी उल्टी दिशा में इतनी तेज घूम रही थी कि उसकी सुइयां टूटकर बाहर उछल गईं। रवि ने दरवाजा खोला पर गेट अब भी जंजीरों से बंद था। भगवान, वह चिल्लाया, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। पर जवाब में हवेली ने एक दिल दहला देने वाली चीख उगली, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। अचानक डायरी का एक पन्ना उसके पैरों के पास उड़कर गिरा। उसने कांपते हाथों से उठाया। उसमें लिखा था, अगर मेरे खून का वारिस हवेली में कदम रखे तो वह दो में से एक होगा, या तो माधव की परछाई बनकर हमेशा यहाँ रहेगा, या फिर वह मेरी आत्मा को मुक्त करके इस हवेली को राख बना देगा। पर इसके लिए उसे तलवार अपने ही खून से भिगोनी होगी। रवि की आंखें फैल गईं। उसे सब समझ आ गया। वह तलवार वही माधव के बंधन की चाबी थी, लेकिन सिर्फ उसके खून से। रवि ने कांपते हाथों से अपनी हथेली चाकू से काटी। खून की बूंदें तलवार पर टपकी। जैसे ही खून तलवार से मिला, हवेली जोरों से कांपने लगी। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। अचानक माधव का विशाल साया उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा पूरा जल चुका था और उसकी चीख कानों को फाड़ रही थी। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू मेरा खून है, मैं तुझ में जिंदा रहूंगा। रवि ने पूरी ताकत से तलवार साये के सीने में घोंप दी। एक अंधाधुंध रोशनी पूरे घर में फैल
गई। हवेली की हर खिड़की, हर दरवाजा, हर दीवार चटकने लगी। सैकड़ों आत्माएं चीखते हुए ऊपर आसमान में उड़ गईं, जैसे सदियों बाद उन्हें मुक्ति मिली हो। माधव की आवाज आखिरी बार गूंजी, यह घर कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और फिर सब खामोश हो गया। सुबह गांव वाले जले हुए खंडहर देखने पहुँचे। हवेली अब राख और पत्थरों का ढेर थी, लेकिन वहाँ रवि कहीं नहीं था। कुछ कहते हैं कि उसने खुद को बलिदान कर दिया और आत्माओं को मुक्त कर दिया। कुछ कहते हैं कि वह हवेली के साथ ही जल गया। पर गांव वालों ने एक बात देखी, उस राख के ढेर में तलवार अब भी चमक रही थी और उस पर ताजा खून की बूंदें थीं। आज भी लोग कहते हैं, रात को अगर उस जगह से गुजरो तो कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह घर तुम्हारा नहीं,